गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे युवा साथियों, बहुत दिलचस्प टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। कल हमने ये देखा था कि तमाम मुश्किलों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीयतावाद आगे बढ़ा है। कई बार दो चीज़ आप देखेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी, क्योंकि राज्य बन तो हमसे ही रहा है, ये कोई आसमान से नहीं उतरा है। उसके जो नागरिक हैं, जो उसके व्यक्ति हैं, वही समाज को गढ़ रहे हैं और नेतृत्व और उसकी प्रक्रियाएं ही समाज को नई दशा व दिशा प्रदान करती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले जो तत्व रहे हैं, जो एलिमेंट्स रहे हैं, उनमें कुछ बाकी हैं। आज वो जो कुछ बाकी हैं उनकी ओर आपको लेकर चलूँगा, यानी कल से आगे। अंतर ये आ रहा था कि विभिन्न संस्कृतियाँ, समाज, आविष्कार, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके मार्ग में कुछ परेशानियाँ भी थीं। उनको आप अपने मस्तिष्क में साथ रखिएगा तो इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे एक विश्व राज्य की परिकल्पना, ग्लोबल विलेज, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस ग्लोबल विलेज की हुकूमत किस तरीके से चलेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बड़े खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, वो छोटों के अस्तित्व पर कोई सवालिया निशान खड़ा कर दें, या विकासशील देश विकासशील रह जाएं, कभी विकसित ना हो पाएं। और ऐसे ही कुछ टकराव विकसित देशों के बीच आपस में भी थे। भाई आप देखिए, जो दो विश्व युद्ध दुनिया ने अब तक देखे हैं, पहला और दूसरा, उनमें कहीं पर भी विकासशील देश कारण नहीं थे, बल्कि ये विकसित देशों के आपसी टकराव थे, जो कि अपने आप को सभ्य कहा करते हैं या अपने आप को विकसित मानते हैं और अपने आप को बहुत आगे साबित भी करते हैं। टकराव उनकी वजह से हुए हैं। विकासशील और अर्धविकसित देश तो खाली दर्शकों की तरह देखते ही रह गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अभी अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज वापस निकालनी शुरू कर दी हैं, और आप देख रहे हैं कि कट्टरपंथी तालिबान वहाँ क्या करते जा रहे हैं। तो ऐसे में अनेकों बार विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीयतावाद के आधार पर कुछ सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान करना या कुछ में संशोधन करना आसान नहीं रहा। अगले बिंदु की ओर हम बढ़ें, जो कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में, विकास में जिन्होंने योगदान दिया है, एलिमेंट रहे हैं। अगला बिंदु है समाचार पत्र, रेडियो और साहित्य। ये बड़ा दिलचस्प है। दूरसंचार क्रांति आप देखते होंगे, पिछले करीब 25 साल को आप देखें तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल क्रांति, इन्होंने दुनिया के बीच की दूरियों को काफ़ी कम किया है। ये बात हमने कल भी आपसे की थी। इसी का एक विस्तार है कि इसके माध्यम से जो संस्कृतियां बंद थीं, आप डर कह लीजिए, अपनी मौलिकता पर गर्व कह लीजिए, कि देश आपस में खुलते नहीं थे, तो जो कहानियां चलती थीं उन पर यकीन करने के अलावा कोई चारा था ही नहीं। लेकिन जब इन दूरसंचार के माध्यमों से, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो,
पत्र पत्रिकाएं हों, साहित्य हों, अखबार हों, वर्तमान में हम कह सकते हैं इंटरनेट, मोबाइल की क्रांति, इनके माध्यम से देशों ने एक दूसरे को समझने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। और जो इससे पहले हमने कल बात की थी कि देश अब आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे कॉमन पॉइंट्स ढूंढे जाएं, खोजे जाएं, जिस पर कि एक आम सहमति बने, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये सभी देशों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। जैसे उदाहरण आप लें, किसी ज़माने में आतंकवाद को, गृह युद्धों को, संघर्ष को किसी देश की समस्या माना जाता था, और ये कहते हुए कि भाई संप्रभुता उस देश के पास है, उसका आंतरिक मामला है, वो उसे खुद तय करे। लेकिन बाद में वर्तमान जो समय चल रहा है, आप देखें, ये पाया गया है कि ये समस्याएं व्यक्तिगत नहीं हैं, ये किसी देश विशेष की समस्या नहीं होती। कई बार ये फैलते फैलते अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती हैं, और फिर इनसे निपटना आसान नहीं होता, या ये संभव तभी हो पाएगा जब इनके विवादों को समाप्त करने के लिए कोई इंटरनेशनल कोड बनाया जाए। चाहे आतंकवाद हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे अशिक्षा हो, धार्मिक कट्टरपन हो। अब इन विवादों से मुक्ति पाने के लिए बड़ा आवश्यक है कि विभिन्न देश अपने बीच की बाधाओं को तोड़ें और एक दूसरे को समझते हुए उन कॉमन पॉइंट्स को एनालाइज करें, स्वीकार करें, जिस पर कि ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार या विश्व बंधुत्व की परिकल्पना को साकार किया जा सकता हो। अभी आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान बड़ा चर्चा में चल रहा है। जिस तरह से वहाँ जो कट्टरपंथी तालिबान हैं, एक एक करके अफगानिस्तान के जिलों पर कब्जा करते जा रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व भाव और मानवाधिकार के विषय में कोई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। अब इसके विषय में यदि विश्व समुदाय कोई फैसला करता है जो दबावपूर्ण हो सकता है या शक्ति से भरा हो सकता है, तो अब इसे किस रूप में लिया जाए, ये विषय महत्वपूर्ण है। और ये तभी हो पाएंगे जब विभिन्न देश और संस्कृतियां आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगला बिंदु है राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद। देखिए, कुछ बरस पहले यह माना जाता था कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग की बाधा है, लेकिन बाद में राजनीति विज्ञान के जो पंडित हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा बारीकी से, गहनता से विश्लेषित किया, एनालाइज किया, और ये पाया कि नहीं, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग की खाली बाधा नहीं है, बल्कि ये इसको आगे ले जाने वाला भी तत्व हो सकता है और है, और कई मामलों में इसने इसे साबित भी किया है। अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको वर्तमान का उदाहरण देता हूँ। अभी टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए हैं। आप ये पाएंगे कि जिस तरह से खिलाड़ियों ने, खेलों ने कई देशों के पूर्वाग्रहों को ठीक किया है। आप देखिए, प्लेयर्स ने अपने पदक तक बांटे। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि उनको लग रहा है कि जिससे वो मुकाबला करके जीतने जा रहे हैं वो अस्वस्थ है या उसकी चोट लगी है, तो खिलाड़ियों ने अपने मौके विड्रॉ कर दिए। और ये चीज़ें, ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये कई बार देशों के पारस्परिक संबंधों को भी तय करती हैं। खेल जोड़ते हैं, सभ्यता, संस्कृतियां, राष्ट्रवाद जोड़ता है। और जो उदार राष्ट्रवाद है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर जो उदार राष्ट्रवाद की जीत है, जो ये साबित करती है कि दुनिया में सभी राष्ट्रों को अपने विकास करने का, आगे बढ़ने का बराबर का अवसर मिलना चाहता है, चाहिए। वो कितना कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है, वो अलग बात है, पर अवसरों की समानता तो चाहे संविधान के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलनी चाहिए। और उन अवसरों के समानता के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं,
यदि कोई राष्ट्रवाद ऐसा खड़ा कर रहा है तो उसे पीछे हटना चाहिए और विश्व के अन्य देशों को उस देश के लिए एक समानता से आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। और आप देखते होंगे, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, इन्होंने विश्व स्तर पर ऐसा करने का प्रयास किया है। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। पहली बात ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं होते। आप अपने देश के जो कानून हैं, संविधान हैं, नियम कायदे हैं, उनको मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसे नियम कायदे कानून भले व्यापार के क्षेत्र में हो, आपसी आवागमन के क्षेत्र में हो, या फिर अपराधियों को संरक्षण देने या न देने के विषय में हो, ये जो कॉमन लॉज हैं जिन पर के देशों को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, ये भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में सहायता उत्पन्न कराते हैं। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर नैम हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या वर्तमान में आप देखें छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन भी बन रहे हैं। ये सब उन नियम कायदे कानूनों पर एक सहमति जाहिर करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न देश एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से अपने आज के व्याख्यान को समाप्त करना चाहूँगा। सार्क 1984 में सार्क बना। श्रीलंका का इसमें एक अहम योगदान रहा। दक्षिण एशिया के 8 देश, पहले 7 थे आज जब बना था, बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ा गया है, अब इसमें 8 सदस्य हैं। सार्क के चार्टर को यदि आप पढ़ें तो उसमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि सार्क के जो 8 मेंबर हैं, चाहे भारत श्रीलंका रही हो का मामला हो, भारत पाकिस्तान हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, इनमें आपसी तनाव के मुद्दे हैं, रहते हैं। लेकिन सार्क के गठन के वक्त ये कहा गया था कि द्विपक्षीय मुद्दों को इस पर नहीं उठाया जाएगा। 2 देशों के जो आपसी टकराव के बिंदु हैं उनको सार्क में उठाया नहीं जाएगा, और केवल जो कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, विषय हैं, उन्हीं को इसमें रखा जाएगा। और यही कारण रहा, हालांकि सार्क बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन हाँ, इसके चार्टर में जो ये बात रखी गई है कि कॉमन इंटरेस्ट के जो विषय हैं उन्हीं को इसमें स्थान दिया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विषय में एक महत्वपूर्ण कदम हम कह सकते हैं। धन्यवाद।